हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। आज क्लास ट्वेल्थ का बैच स्टार्ट हो रहा है 2025-26 सेशन का। और इसमें सबसे पहले हम उन बातों को करेंगे जो आज से लेकर क्लास के अंत तक हमको मेंटेन करना है। जैसे साइंस का कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, आप क्लास रेगुलर आए। दूसरा है कि आप डिसिप्लिन को मेंटेन करें। तीसरा है कि क्लास में बैठकर आप चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं, कितना कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं, ये बहुत मायने रखता है। जैसे बीच क्लास में किसी का मोबाइल बजने लगा, आपस में बात करने लगे, तो ऐसी स्थिति में आपका ध्यान बटेगा। ध्यान बटेगा तो आप हमारी बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो इन सभी बातों को ढंग से समझने के लिए क्लास में आपको बात नहीं करना है, मोबाइल नहीं चलाना है। मोबाइल लाते हैं तो साइलेंट कर लीजिए या ऑफ कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप मोबाइल नहीं रखिए, किसी से बात नहीं कीजिए, किसी से चैट नहीं कीजिए। आपको जो करना है, आपकी पर्सनल लाइफ है, वो आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन क्लास में ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। यदि ये सब चीज़ होगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी। अब सब्जेक्ट से संबंधित कुछ बात कर ले। ट्वेल्थ में टोटल चैप्टर 16 है एनसीईआरटी में पढ़ना। हालांकि सीबीएसई 4 चैप्टर को हटा दिया है, जैसे सॉलिड स्टेट हटा दिया, सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया, पॉलीमर हटा दिया, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ हटा दिया, तो बाकी के 12 चैप्टर हैं पढ़ने। लेकिन बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन इससे क्वेश्चन करते हैं और आपको इसका जवाब देना है। तो हम लोग 12 नहीं बल्कि 16 चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब जो बिहार बोर्ड के लोग हैं और जो सीबीएसई के लोग हैं, सभी को बिल्कुल एक साथ बताया जाएगा और हर एक चैप्टर पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री में टोटल 3 पार्ट है, 3 डिपार्टमेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनसीईआरटी का 2 पार्ट है, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। पार्ट 1 में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जबकि पार्ट 1 में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जबकि पार्ट 2 में पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। टोटल 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है पार्ट 1 में, और टोटल 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक का है। 5 4 9 चैप्टर पार्ट 1 में है, और पार्ट 2 में टोटल 7 चैप्टर है, सारा का सारा ऑर्गेनिक है। अब वैसे लोग जो 11th में कुछ पढ़े ही नहीं, वो कैसे समझेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12th ये बताया जाएगा। 5 से 6 दिन का क्लास होगा। ये करना बहुत अनिवार्य सभी लोगों के लिए है। वो इसलिए क्योंकि जैसे 2 का पावर आप 2 लिखते हैं तो ये होता है 2 गुना 2 बराबर 4, लेकिन हम यदि आपको लिखते हैं 2 का पावर 2.873, तो शायद आप इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये आपको नहीं पता है। तो बेसिक में पहले आपको ये बताया जाएगा, और ये सब काम हम लोग लॉग की मदद से करते हैं। तो ये किया जाएगा। कुछ यूनिट कन्वर्जन पर काम किया जाएगा, ग्राम को मोल में कैसे बदलते हैं, मोल को ग्राम में कैसे बदलते हैं। हालांकि जो लोग 11th में पढ़े हैं उनको ये सब बात पहले से मालूम है, लेकिन जो कुछ लोग नए हैं या रिवीजन के ख्याल से भी इसको एक बार हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो हमारा सबसे पहले स्टार्ट होगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12th, जिसका टोटल 6 से 7 दिन हम लेक्चर लेंगे। और 6 से 7 दिन का मतलब 6 से 7 लेक्चर लेंगे, और उसके बाद पहला चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा, द सॉलिड स्टेट, फिर सॉल्यूशन, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री एंड सो ऑन, इस तरह से। तो अभी फिलहाल हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। सम बेसिक कंसेप्ट जब समाप्त हो जाएगा तब हम आपको पूरा सिलेबस लिखा देंगे, सारे चैप्टर्स का नाम लिखा देंगे, किस चैप्टर से कितना नंबर का पूछता है वो सब भी लिखा देंगे। अच्छा, इसमें एक और बहुत ज़रूरी बात है। जो लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े 11th में, अब जो 11th में मान लीजिए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं पढ़े, आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े, या 11th का और भी जो पार्ट है जो आप नहीं पढ़ पाए, तो वैसे लोगों को 12th में बड़ी दिक्कत होगी। वो समझ नहीं पाएंगे 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे लोगों के लिए 1 महीना का एक्स्ट्रा क्लास होगा, या फिर आप कहेंगे तो क्लास में ही जो लोग पहले पढ़े हैं, जो नए हैं, सबको मिलाकर 1 मंथ का एक एक्स्ट्रा क्लास लिया जाएगा रेगुलर वे में या एक्स्ट्रा टाइम में, जिसमें हम आपको टोटल रिवाइज करवा देंगे। इससे क्या होगा कि जो नए लोग होंगे वो सीख जाएंगे, और जो पुराने लोग हैं जो भूल चुके हैं फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, इस टाइप से बेंजोइक एसिड, तो उनको ये याद हो जाएगा। क्योंकि जिस कंपाउंड का आप नाम नहीं बता सकते हैं, उसका प्रिपरेशन और उसका प्रॉपर्टी कैसे करेंगे, जो कि 12th में करना होता है। तो वैसे सभी लोग जो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाए हैं 11th में, वो लोग भी टेंशन मत लीजिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि 12th का सारा सिलेबस हम आपको कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे समझाते हैं। बस आपको करना बस दो तीन चीज़ है। पहला चीज़ कि आपको रेगुलर रहना है क्लास, दूसरा चीज़ डिसिप्लिन में रहना है, तीसरा चीज़ मोबाइल हमेशा साइलेंट या ऑफ मोड में रखेंगे क्लास में। और क्लास में जो भी 40-45 मिनट हम लेक्चर देते हैं, आप हमारी पूरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। और जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम हम आपको देंगे वो हर दिन करके आना है। कुछ नहीं समझ में आए तो क्लास में ही पूछ लेना है। जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से काम की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। अभी ये स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसको हम कर देंगे तो हमारे ख्याल से उसमें भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऐसे नंबर हम लिख देते हैं, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर पर डायरेक्ट बात आपकी हमसे हो जाएगी। किसी तरह का कोई भी परेशानी हो तो आप क्वेश्चन से संबंधित तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं ताकि हम आपकी और हेल्प कर सकें। और ये ऑनलाइन क्लास इंग्लिश मीडियम क्लास 12th का रेगुलर चलेगा हमारे ऐप पर, शारदा डिजिटल ऐप के थ्रू। वो सब हम आपको लिंक दे देंगे यदि आप व्हाट्सएप से हमसे जुड़ते हैं तब। फिलहाल चलिए क्लास शुरू करते हैं। लिखेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12th। इसमें सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे एक टेबल से, और ये टेबल होगा एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं, सिंबल, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट एक ही बात होती है केमिस्ट्री में। वैसे तो मास और वेट दोनों अलग अलग चीज होता है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, हम भी 11th में आपको बेसिक में बताए हैं। लेकिन केमिस्ट्री में और बोलचाल की भाषा में मास वेट को हम लोग एक ही तरह से मान के चलते हैं। एटॉमिक मास को इंडिकेट किया जाता है बाबू ए से। अभी तक टोटल 118 एलिमेंट का खोज हुआ है, और इस 118 एलिमेंट में 30-35 एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हर हाल में आपको याद होना चाहिए। यदि आप ये याद नहीं रखते हैं तो केमिस्ट्री में आपकी पढ़ाई की जो स्पीड होगी वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और जहां तहां आपको हमेशा पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ बातों को याद करना होता है जिसको आप हर हाल में याद कर लेंगे। इस टेबल को पहले आप पूरा कर लीजिए, हम लिखते चलते हैं, सभी लोग साथ साथ लिखेंगे। जैसे एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का होता है, इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का होता है, इसका एटॉमिक मास 4 होता है। अच्छा, इसमें एक और बात, सिंबल लिखने से संबंधित एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए। किसी भी एलिमेंट का सिंबल या तो एक लेटर में होगा, नहीं तो 2 लेटर में होगा। यदि एक लेटर का सिंबल होगा तो वो हमेशा कैपिटल होगा, और यदि 2 लेटर का सिंबल होगा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल होगा। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल कैपिटल एच है, हीलियम का सिंबल लिखे तो कैपिटल एच और ई। इसमें आप एच को हाइड्रोजन मत समझ लीजिए, ये एच ई साथ है जो हीलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो आपको देखिए क्या परेशानी होगी। ये देखो कोबाल्ट का सिंबल है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल है, दोनों सीओ है। इसमें सी भी कैपिटल, ओ भी कैपिटल, मतलब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन रिप्रेजेंट हो रहा है, कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम रिप्रेजेंट हो रहा है, जबकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। ये केवल एक ही एलिमेंट है या एक ही एलिमेंट का सिंबल है जिसका नाम है कोबाल्ट। तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर यदि उसमें है तो वो स्मॉल लिखाएगा, ठीक है। और यदि अकेला सिंबल है, अकेला एक ही लेटर का सिंबल है, तो वो हमेशा कैपिटल होगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई CaCO3 लिखता है, CaCO3, और कोई लिखता है CaCO3, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप इसमें कोबाल्ट ले लिए, ये कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ है जबकि यहाँ पर ये आप कोबाल्ट ले लिए, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। तो आपके लिखने में ये सब चीज़ सही होनी चाहिए। और आप यदि स्टैंडर्ड 12th में हैं तो आपको ये सब बात पहले से ही पता होगा, हम बस एक बार हिंट कर दिए। इसी में यदि एटॉमिक नंबर 3 की बात करें, 3 लिथियम,
ये 7 होता है। एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम, ये 9 होता है। एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन, ये 11 होता है। अच्छा, एटॉमिक मास में भी एक बात है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या बात है, इसको सुनिए। जैसे आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखेंगे ना, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप पीरियोडिक टेबल में चेक कर लेना, आपके पास जो भी होगा उसमें आपको ये मास लिखा हुआ मिलेगा 1.008। लेकिन हम लोग क्या टेबल में लिख लिए, एक। हम लोग इसी को एक मानेंगे। जैसे आप हीलियम का देखिए, ये भी एग्जैक्ट 4 नहीं होगा, 4.023 समथिंग होता है, तो हम लोग इसको 4 मानते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसको सबसे पहले समझिए। देखिए, केमिस्ट्री में कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी होता है, काफ़ी भारी भारी कैलकुलेशन होता है। जैसे 1.008 को यदि 25 से मल्टीप्लाई करें तो इसके लिए हमको प्रॉपर गुना करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा, और जो कि थोड़ा टफ काम है। लेकिन यदि 1 इंटू 25 करें तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये 25 होगा। अच्छा, 1.008 इंटू 25 करेंगे तो आपको 25.23 समथिंग आएगा। अब एग्जैक्ट क्या आएगा वो तो करके पता चलेगा, लेकिन यही आएगा। तो हम दोनों के मान को देखें तो लगभग मान बराबर है, 25 25.2, तो एक ही तरह से चलता है। और यदि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तब आप एग्जैक्ट वैल्यू लीजिए एटॉमिक मास का। लेकिन यदि आपको अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना है तो जो बात यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जो एटॉमिक मास हम लिख रहे हैं, आप उसको याद कीजिए। हर जगह यही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में कैलकुलेशन लेंदी होता है। तो उसको सॉर्ट करने के लिए जनरली डिसिमल के बाद के संख्या को ध्यान में रखकर हम एक होल नंबर लेते हैं, जैसे आपको बताते हैं। इसका भी तरीका समझिए। जैसे हाइड्रोजन का 1.008 है तो हम लोग इसको 1 माने। तो इसमें जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास मान लो 6.876 है, तो यदि दशमलव के बाद 6 दशमलव के बाद 5 से ज्यादा हो तो जनरली अगला नंबर मान लिया जाता है, यानी हम इसके एटॉमिक मास को 7 मानेंगे। लेकिन यदि यदि उस एलिमेंट का एटॉमिक मास 6.323 होता तो हम लोग इसको 6 ही मानते। मतलब दशमलव के बाद 5 से कम है तो सेम यही नंबर लिख लीजिए, दशमलव के बाद 5 से ज्यादा है तो अगला नंबर ले लीजिए, जैसे 6 के बाद 7। और यदि मान लीजिए कि 6.523 टाइप से ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसको आप 6.5 मान लीजिए। जैसे क्लोरीन का होता है 35.553, ये होता है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 माना जाता है। तो कुछ गिना चुना एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास डिसिमल में भी हम लोग लेते हैं। तो इसी वजह से डिसिमल को हम होल नंबर में बदल के हमेशा इसको याद करते हैं या लिखते हैं। तो जो लिख रहे हैं आप भी उसी को मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। तो आगे ये 5 तक हम लिख चुके हैं, आप सभी लोग लिख लीजिए। जो लोग ऑनलाइन हैं, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो लोग क्लास में हैं ये सभी लोग साथ साथ लिखिए। वैसे क्लास में अभी बहुत कम लोग हैं, क्योंकि जो मेन बैच था उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो इसको रिकॉर्डिंग हम फिर से कर रहे हैं, ठीक है। अगला दिन से फिर नॉर्मल स्पीड के साथ हम लोग पढ़ेंगे। आज का स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा, हालांकि बेसिक चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा वाला चीज़ है भी नहीं कि स्पीड ज़्यादा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी यदि कहीं आपको कुछ समझने में दिक्कत हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैसेज कीजिए, हम उसको अगला दिन फिर से ही कर देंगे, ठीक है। तो आइए एटॉमिक मास 6 से देखते हैं। एटॉमिक मास 6 कार्बन का होता है 12, इसको आप साथ साथ लिखते चलना। 7 नाइट्रोजन का होता है 14, 8 ऑक्सीजन का होता है 16, 9 फ्लोरीन का होता है 19, 10 नियॉन का होता है, इसका 20 होता है, 11 सोडियम का होता है, इसका 23 होता है, 12 मैग्नीशियम का होता है, इसका एटॉमिक मास 24 होता है, 13 अल्युमिनियम का होता है, एटॉमिक मास 27, 14 सिलिकॉन होता है 28, 15 फास्फोरस होता है 31, 16 सल्फर होता है, इसका एटॉमिक मास 32, 17 क्लोरीन होता है, इसका 35.5 होता है, 18 आर्गन है जिसका 40 होता है, यह एक नोबेल गैस है। तो इस तरह से 1 से लेकर 18 तक हम लगातार लिख दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस सारे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को लिख लीजिए, और आप ध्यान दीजिए कि जब भी हम सिंबल लिखे हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है और सेकंड लेटर स्मॉल है।
तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना है। हम इसको चेंज कर रहे हैं, अब अगला स्लाइड ले रहे हैं, ठीक है। 19 पोटेशियम 39 होता है, 20 कैल्शियम 40 होता है, 21 स्कैंडियम 45 होता है, 22 टाइटेनियम 48 होता है, 23 वेनेडियम 51 होता है, 24 क्रोमियम 52 होता है, 25 मैग्नीज 55 होता है, 26 आयरन 56 होता है, 27 कोबाल्ट 59 होता है, 28 निकेल 59 होता है, दोनों का सेम होता है, 29 कॉपर 63.5 होता है, और 30 जिंक है ये, इसका 65 होता है। तो कुल मिलाकर अभी आप ध्यान से देखिए कि 1 से 30 तक हम लगातार लिखे हैं, और 12th स्टैंडर्ड होने के नाते या इंटरमीडिएट लेवल पर हर हाल में 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बिल्कुल कंठस्थ याद आपको होनी चाहिए। सारे सिंबल आपको पता होने चाहिए कि किस एलिमेंट का क्या सिंबल है, कैसे उसको लिखते हैं। इसको भी आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। अब 4-5 एलिमेंट ऐसा है जो बीच बीच से आता है, जिसकी आपको काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे एटॉमिक नंबर 35, इसी टेबल में आप आगे लिख लेना, ये ब्रोमीन का होता है, जिसका एटॉमिक मास 80 होता है। 47 सिल्वर एजी होता है, चांदी जिसको आप बोलते हैं, इसका 108 होता है। इसके बाद 53 आयोडीन का होता है, जिसका एटॉमिक मास 127 होता है। 80 एच मरकरी जिसको आप पारा कहते हैं, इसका भी 200.5 डेसिमल में होता है इसका। 82 लेड पीबी होता है, इसका 207 होता है। तो ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप इसको कॉपी में ढंग से लिख लीजिए और अच्छे तरीके से इसको हमेशा के लिए याद रखिए, ताकि केमिस्ट्री में आपकी स्पीड बेहतर हो। अच्छा, एक और बात, आप सभी लोग कॉपी केवल एक बनाइए, क्लास कॉपी और फेयर कॉपी दोनों सेम होना चाहिए। कॉपी का डायमेंशन अच्छा वाला होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत कम चौड़ा वाला कॉपी ले लीजिएगा, पता चलेगा कि एक लाइन में रिएक्शन पूरा नहीं आ पा रहा है, रिएक्शन हमेशा कट कट जाएगा। चूंकि रिएक्शन वाली बात होती है तो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा कॉपी की जरूरत होता है केमिस्ट्री में। तो कॉपी थोड़ा ढंग का लीजिएगा और अच्छा क्वालिटी का लीजिएगा, तो लिखने में भी आप कंफर्टेबल फील करेंगे, आपकी राइटिंग अच्छी होगी। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना। एक रफ कॉपी ले लीजिए साइड से, कम दाम वाला ले लीजिए, उसमें आप रफ काम कीजिए, न्यूमेरिकल बनाइए, कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसमें कीजिए। फेयर कॉपी में जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से होने को तो 118 एलिमेंट है, बातें बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ये सब जरूरी एलिमेंट्स हैं जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास आपको हर हाल में पता होना चाहिए था। तो इस टेबल को आप यहीं पर खत्म कीजिए, और अब हम इसके आगे अब दूसरा बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा था स्क्रीन पे, उसी को हम ठीक कर रहे थे। तो इस टेबल के बाद आगे का जो काम है इसको समझिए। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी एटम का 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब वो पार्टिकल जो हर एक एटम में उपस्थित रहता है, बस इसमें एक हाइड्रोजन एक्सेप्शनल है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो थोड़ा सा काम हम लोग उस पर कर लेते हैं। तो इस टेबल के नीचे में नीचे एरो देके लिखेंगे आप, देयर आर 3 fundamental particles of atom
पहला है इलेक्ट्रॉन। बाबू आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई माइनस होता है। दूसरा है प्रोटॉन, प्रोटॉन का सिंबल पी प्लस होता है। और तीसरा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का सिंबल N0 होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन केमिस्ट्री में कई बार लिखना पड़ता है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप पूरा का पूरा स्पेलिंग वर्ड में लिखें, आप उसको सिंबल से भी इंडिकेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का तो काफ़ी ज़्यादा बार यूज होगा, तो ई माइनस लिखते जाएंगे तो समझ लेंगे टीचर या हम या और भी कोई अन्य लोग जो केमिस्ट्री जानते हैं कि ये आप इलेक्ट्रॉन लिखें। अच्छा, इसमें आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के किसी भी न्यूट्रल एटम में, और ये एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। लेकिन ये एप्लीकेबल है किसके लिए? फॉर न्यूट्रल एटम। इसी को आप ऐसे लिख देते हैं शॉर्टली, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर जेड। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या हिंदी में बोलते हैं। तो आप इसको लिख लेंगे। अच्छा, एक इसमें एक और चीज है, न्यूट्रॉन की संख्या भी तो निकालना होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है बाबू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसको शॉर्टली हम लोग ऐसे लिखते हैं, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो इस दो फॉर्मूला की मदद से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या किसी भी एटम में निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल कर लें इसका, आयरन जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है और एटॉमिक मास 56 होता है। और अभी आपको ऊपर में हम टेबल लिखे हैं, उस टेबल की मदद से आप इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब आपसे कोई पूछ दे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, तो आप फटाफट बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर यानी 26 होगा, प्रोटॉन की संख्या भी एटॉमिक नंबर के बराबर यानी 26 होगा, न्यूट्रॉन की संख्या एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर यानी ये हो जाएगा 56 माइनस 26 यानी ये हो जाएगा 30। इसी तरह से यदि हम दूसरा एग्जांपल करें, जैसे ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है, लिखा हुआ है अभी तुरंत आपका टेबल। इसमें आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो संयोग है इसमें तीनों चीज बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन भी 8 और न्यूट्रॉन होगा 16 माइनस 8 बराबर 8। तो किसी किसी केस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब का सब बराबर हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें सब का सब बराबर नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या हमेशा इक्वल होता है किसी न्यूट्रल एटम में, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और ये संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा उस एटम में उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा। अब इन सब बातों पर ज़्यादा हम जोर नहीं डाल रहे क्योंकि आप 11th पास करके 12th में आए हैं, तो हमारे ख्याल से ये सब बात आप जानते होंगे। तो मोटा मोटी हम आपको एक रिवीजन करवा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते होंगे वो जान भी लेंगे। तो ये एक बात हुई, एक एग्जाम्पल हुआ। इसमें एक और एग्जाम्पल बस हम आपको करवाएंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक, एटॉमिक मास भी एक। इसमें इलेक्ट्रॉन एक होगा, प्रोटॉन एक होगा, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा। एक माइनस से क्या हो जाएगा? 0। तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है या एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको किसी एलिमेंट के सिंबल में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो जरूरी है उसमें, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने में अब कोई समस्या नहीं होगी। यदि समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम उसको फिर आगे के क्लास में बता देंगे। अब इसी के अंतर्गत एक और बात आपको इसी टाइप का बात जानना है जिसकी जरूरत काफी ज्यादा होती है, और ये है मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, कभी कभी हम लोग इसको मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। हमने आपको शुरू में कहा कि मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, मास या वेट हम केमिस्ट्री में एक ही चीज मानते हैं, तो इसको इंडिकेट किया जाता है इस तरह से, मॉलिक्यूलर वेट से। बहुत आसान चीज है, सभी लोग 11th में मोल कंसेप्ट पढ़े होंगे तो इसका काफी जिक्र रहता है। ये क्या है? ये है सम ऑफ एटॉमिक
number of all the atoms present in a molecule is called molecular mass or molecular weight. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल में जितना भी एटम है सब एटम के एटॉमिक मास को लिख के जोड़ दीजिए, वही उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। जैसे H2O, H2O में हाइड्रोजन का 2 एटम है, एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन एटम का 2 होगा, तो हाइड्रोजन से मिलेगा 2। एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो प्लस 16, 16 प्लस 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। यदि आप HCl के लिए जोड़ें तो हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 जोड़ेंगे तो 36.5 हो जाएगा। इसी में यदि आप HNO3 के लिए जोड़ें तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। इसी तरह से आप इसको लिख लीजिएगा, और कुछ चीज़ों को हम लिख रहे हैं इसको आप घर से बना लीजिएगा। जैसे हम 3 एग्जाम्पल किए हैं तो बाकी का काम आपको करना है। जैसे CaCO3 का जोड़ लेना है, इसी में हम कुछ लिख देते हैं और इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे और लिख के फिर आगे के एग्जाम्पल पर बढ़ेंगे। CaCO3, जैसे आपको CaCO3 का निकालना है, जैसे कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 तो 3 ऑक्सीजन का 48 होगा, जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये काम आपको करके लाना है, हम कुछ लिख रहे हैं। नीचे देखो H2SO4 का आपको निकालना है, CaOH का होल 2 इसका आपको निकालना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, इसको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, इसका निकालना है। Fe2O3 का निकालना है, NaNO3 का निकालना है। इस सब को आप घर से बना लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा यदि आप वीडियो को देखते हैं पूरा तो, ठीक है। NaCl निकाल लीजिए, NaOH निकाल लीजिए, COCl3 निकाल लीजिए, CO का निकाल लीजिए, CO2 का निकाल लीजिए, H2CO3 का निकाल लीजिए। इस सब का ज़रूर निकाल लेंगे, जहाँ फंसेंगे आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा तो हम देख लेंगे। आप इसका निकाल लीजिए, K4FeCN का होल 6, आप इसका निकालिए। KCl का निकालिए, CaCl2 का निकालिए, CaO का निकालिए, MgCl2 का निकालिए। तो इस सब का एटॉमिक मास आप जोड़ के निकालेंगे, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप जब अगला क्लास में क्लास आइएगा तो क्लास में पूछ लीजिए। क्लास नहीं आ सकते, आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या व्हाट्सएप पर लिख दीजिए, तो हम आपको समझा देंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो आज की पढ़ाई बस यहीं तक, लेकिन इसमें आगे कुछ बात जो हम लोग कल करेंगे, पहले आप उसके बारे में सुन लीजिए। देखो, जिस तरह से फिजिक्स में लेंथ का यूनिट हम लोग पढ़ते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, जिस तरह से वॉल्यूम का डिफरेंट यूनिट तुम पढ़ते हो, लीटर, मिलीलीटर, मीटर क्यू, मिलीमीटर क्यू, ये सब, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी कुछ यूनिट पढ़ना होता है। जैसे चीज़ों को तौलने के लिए आप ग्राम किलोग्राम का यूज करते हैं, हम लोग चीज़ों को तौलने के लिए ग्राम किलोग्राम का यूज नहीं करते हैं। हम लोग चीज़ों को तौलने के लिए मोल का यूज करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट का यूज करते हैं। तो आपको ग्राम को मोल में बदलने के लिए आना चाहिए, मोल को ग्राम में बदलने के लिए आना चाहिए। यदि ये सब चीज़ आपको नहीं आएगा
तो आप आगे का काम नहीं कर पाएंगे। और ग्राम को मोल में बदलने के लिए, मोल को ग्राम में बदलने के लिए आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आना चाहिए, या जितना कंपाउंड का ज़रूरत है वो याद ही रहना चाहिए, तो आपकी स्पीड बेहतर होगी। अब जैसे मान लीजिए H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं, सीधे बोलिए 18 होता है। तो ये वाला फ्लो आना चाहिए जो कि धीरे धीरे आ जाएगा। यदि आप 11th में पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, तो सब लोग इन सब बातों को बताते हैं बेसिक में, तो आप ज़रूर जानते होंगे। तो आज का जो क्लास था ये फॉर्मल क्लास है, मतलब नॉर्मली हम लोग एक इंट्रोडक्शन टाइप से है कि क्या पढ़ना था, कैसे पढ़ना है, क्या क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो इनसे संबंधित बात थी। आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, पढ़ाई अब कल से शुरू हो जाएगी। तो जो 2-3 लेक्चर अभी चलेगा उसमें 11th का कुछ बात वो चलेगा जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, ग्राम, मोल, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, ये सब चीज़। और इसके बाद स्टार्ट होगा लॉग टेबल, और लॉग टेबल से संबंधित जितना भी हार्ड गुना भाग कैलकुलेशन आता है वो, जिसकी पूरे केमिस्ट्री में ज़रूरत है। तो हमने शुरू में कहा कि 6 से 7 लेक्चर हम इस टाइप का लेंगे। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, उसमें हम आपको पूरा सिलेबस लिख देंगे कि किस चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाता है ये लिख देंगे, और सीक्वेंस में बिल्कुल चैप्टर चलेगा। सबसे पहले पहला चैप्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, बिल्कुल सीक्वेंस में हम लोग चलते चलेंगे एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। बाकी आप किसी भी बुक से पढ़ना चाहें, आप अरिहंत ले लीजिए, आरसीएम का प्रॉब्लम वाला बुक ले लीजिए, न्यूमेरिकल वाला, कोई भी बुक आप ले लीजिए, जिस बुक से आपको पढ़ने का मन हो आप पढ़िए, जहाँ से मन हो पूछने का पूछिए, हम उसके लिए हमेशा रेडी हैं। अच्छा, एक बात और है, क्लास में 2 तरह के लोग होते हैं, एक को सिर्फ बोर्ड करना है, दूसरे को बोर्ड के साथ आईआईटी और एंट्रेंस को भी ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ का जो क्लास का सिस्टम है कि आप 7 से 8 एक घंटा के लिए आएंगे, तो जनरली हम 7:20 में इंटर करते हैं, 8:05 तक छोड़ देते हैं, तो एवरेज 40 से 45 मिनट का हमारा हर एक क्लास होता है। तो इसमें दोनों चीज़ को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक ऑप्शन है कि क्लास में हम लोग जो रेगुलर मोड में बोर्ड लेवल का जो क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल होता है, थ्योरी होता है, जो उसका लैंग्वेज है, उन सब बातों को लिखेंगे, और इसमें थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा प्रयास करेंगे तो आप आईआईटी को भी मेंटेन करते चलेंगे। इसके लिए आपको संडे इंग्लिश मीडियम वालों का सिर्फ, या वैसे हिंदी मीडियम के लोग जो आईआईटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी उसमें आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मीडियम इंग्लिश ही रहेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में आईआईटी लेवल को पढ़ाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है, तो वो इंग्लिश मीडियम में ही सिर्फ रहेगा। तो आप आके बैठ सकते हैं, और उसमें हर संडे तो नहीं, लेकिन मंथ में 2 से 3 संडे आपका एक्स्ट्रा क्लास होगा, और ये एक्स्ट्रा क्लास 2 घंटे का होगा, जिसमें पूरे सप्ताह भर में जितना थ्योरी आप पढ़े हैं उसका जो लेवल का न्यूमेरिकल है, आईआईटी सेक्शन का जो न्यूमेरिकल है, आईआईटी में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, उन सब चीज़ों को करवाएंगे। रेगुलर क्लास से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो इस तरह से आप बोर्ड भी कर सकते हैं और आईआईटी के क्वेश्चन को भी तैयार कर सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं आईआईटी के लिए। तो जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे भी हो, आप या तो ऑफलाइन बेगूसराय से हैं या लोकल हैं या हमको जान रहे हैं आप, तो क्लास आके पढ़ लीजिए। और जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अलग अलग पढ़ाई होती है। ये इंग्लिश मीडियम का लेक्चर है, हिंदी मीडियम का भी आपको लेक्चर अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो भी लोग हैं, आप शारदा डिजिटल ऐप प्ले स्टोर में ढूंढेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमने आपको एक नंबर दिया था, इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके जो डिटेल जानकारी होगा आप ज़रूर ले लीजिए, ताकि आप कहीं भी हों ऑल इंडिया में, आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, क्लास में आके भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना आपको है और जितना हो सकेगा हम आपकी काफ़ी मदद करेंगे इसमें। हाँ, बाकी चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।